हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, आज मैं आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने वाला हूं, जिसको हिंदी में कहते हैं जारी या अपूर्ण भविष्यकाल। साथियों, इसका नाम जारी या अपूर्ण भविष्यकाल कैसे है? फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल। कंटिन्यूअस जो बना हुआ है ये शब्द है, ये कंटिन्यू से बना हुआ है। कंटिन्यू यानी कि क्या होता है? जारी। और जो कार्य जारी होता है वो कार्य कैसा होता है? अपूर्ण होता है। यानी जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं, जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं, तो मैं खाना खा रहा हूं यानी खाने वाला जो कार्य है वो जारी है, वो चल रहा है। और मैं खाना खा रहा हूं तो खा नहीं चुका हूं, अभी खा रहा हूं। तो जब खाने का कार्य चल रहा है तो वो अपूर्ण है, वो खत्म नहीं हुआ। और जो खत्म नहीं होगा तो वो पूरा नहीं होगा, तो पूरा नहीं होगा तो वो अपूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए इसका नाम जो है वो है जारी या अपूर्ण भविष्यकाल। साथियों, वीडियो को अभी आगे बढ़ाने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आइए आगे हम लोग बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, यहां पर इंट्रोडक्शन मैंने दिया हुआ, इंट्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं पहचान। अभी पहचान में क्या है? पहचान होता है ऐसे टेंस का साथियों जो आपको हर विद्यालय के टीचर, हर कोचिंग के अध्यापक बताते हैं। वो ये बताते हैं कि इस टेंस की जो पहचान होगी वो हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, इतना ही आपको बताया जाता है। या कभी कभी लोग ये भी बताते हैं रहा होगा, रही होंगी, ये भी पहचान होता है। लेकिन साथियों, सिर्फ इतना ही इसका पहचान नहीं होता है, इसके पहचान में कुछ और भी चीजें होती हैं जो हम आपको यहां पर बताते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं। हम लोग रहा होगा को लिख सकते हैं रहेगा। जैसे वह बाजार जा रहा होगा, वह बाजार जाता रहेगा। बात दोनों एक ही है। अगर आप लोग टेंस का पहला चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग जानते हैं कि फ्यूचर टेंस का मतलब होता है वाक्य के अंत में मिलेगा ग, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि आपको वाक्य में रहा, रही, रहे मिलेगा। तो यहां पर आपको ग भी मिलेगा और रहा, रही, रहे भी मिलेगा। इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की ही पहचान में होगा। रहा होगा को हम रहेगा लिख सकते हैं, इसी प्रकार से हम रही होगी को रहेगी भी लिख सकते हैं। वह खाना पका रही होगी या वह खाना पकाती रहेगी, हम दोनों ही प्रकार से कह सकते हैं। रहे होंगे को लिखा जा सकता है रहेंगे। वे लोग उसे पढ़ाते रहे होंगे या वे लोग उसे पढ़ाते रहेंगे। वे लोग उसे पढ़ा रहे होंगे या वे लोग उसे पढ़ाते रहेंगे, हम दोनों ही बात एक जैसा कह सकते हैं। अब इसमें आपको एक नई बात सिखाता हूं साथियों। रहा होगा को लिखा जा सकता है रहा होगा, और इसी रहा होगा को लिखा जा सकता है रहूंगा। इसी प्रकार से रही होंगी को लिखा जा सकता है रही होंगी। और रही होंगी को लिखा जा सकता है रहूंगी। तो इतना सारा जो होगा वो जारी या अपूर्ण भविष्यकाल यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान हो जाएगा। तो साथियों, आप लोग अभी तक रहा होगा, रही होगे, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, इतना ही आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहां पर साथियों आपको एडवांस इंग्लिश में मैंने आपको और भी पहचान बता दिया। रहा होगा को रहेगा लिखा जा सकता है, रही होगी को रहेगी लिखा जा सकता है, रहे होंगे को रहेंगे लिखा जा सकता है, रहा होगा, रहूंगा, रहा होगा को लिखा जा सकता है, और रही होंगी को लिखा जा सकता है रही होंगी और रहूंगी। ये सारे ही साथियों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के ही हिंदी वाक्य के अंत में आने वाले पहचान के शब्द हैं। तो चलिए फटाफट इनको नोट कर लीजिए। आपको हम हिंट दे देते हैं कि आपको इनका स्ट्रक्चर बनाना है। तो हिंट में आपको हम एज यूजुअल आपको हेल्पिंग वर्ब देंगे, जिसमें विल या शैल होता है, और विल शैल के साथ इसमें जोड़ा जाता है बी, और इसी के साथ साथ जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। साथियों, आप लोग एक बात दिमाग में हमेशा रखे रहिए कि जहां कहीं भी कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे इसी के साथ साथ आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, साथियों कहीं भी अगर कंटिन्यूअस होता है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो उस टेंस में वर्ब की फॉर्म में लगाना ही पड़ेगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होगा, तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको मेन वर्ब के रूप में लिखना पड़ेगा। और इस टेंस में
आपको हेल्पिंग वर्ब विल सेल का यूज करना है, विल सेल के साथ आपको बी का यूज करना है और उसी के साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना है। तो चलिए साथियों, फटाफट मैंने आपको हिंट दे दिया, आप लोग इसे तब तक स्ट्रक्चर बनाइए अपने रफ पर और मैं इधर मिटा करके आगे आपको लिख करके बताता हूं। तो चलिए लिखते रहिए आप लोग। तो चलिए साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि हमने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखा हुआ, जिसमें लिखा हमने सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब को लिखा हमने विल या सेल प्लस बी लिख दिया। इसी के साथ साथ आपको मैंने बता दिया मेन वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और उसके बाद अंत में अदर वर्ड्स। साथियों, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको मेन वर्ब लिखना होता है और उसी के पश्चात ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। मैंने आपको पिछली वीडियोस में ये बता रखा है कि जब भी नेगेटिव बनाना होता है साथियों, तो अफर्मेटिव का जो सब्जेक्ट के पश्चात आपको हेल्पिंग वर्ब दिया जाता है, इसी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या करते हैं, हमको नॉट लगाना होता है। अगर हम यहां पर नॉट लगा दिए तुरंत क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट है, विल सेल के स्थान पे विल सेल है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब ना रखा हुआ है। लेकिन पहले ही शब्द, जो भी हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द होता है, उसी के जस्ट बाद यदि आप नॉट लगा देते हैं स्ट्रक्चर में, तो वो स्ट्रक्चर किसका बन जाता है, नेगेटिव सेंटेंस का। तो यहां पर देखिए हमने नॉट लगा दिया, बाकी बी के स्थान पे बी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के स्थान पे ये है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स के स्थान पे अदर वर्ड्स है। तो यहां पर साथियों आपने नेगेटिव बनाना सीख लिया। इसी के साथ साथ आपको मैंने बताया था कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप भी इसी में से बनाया जा सकता है। तो आइए इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप आपको बताते हैं। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप मैंने बनाने के लिए आपको बताया था कि साथियों जो नेगेटिव, आपने अफर्मेटिव से नेगेटिव बना लिया, अब आप नेगेटिव से इंटेरोगेटिव बनाएंगे। इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव फर्स्ट बनाने के लिए इंटेरोगेटिव फर्स्ट क्या होता है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट वो होता है साथियों ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे सवाल जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जिनका जवाब हाँ या ना में दे सकेंगे उन्हें क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए, ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम नेगेटिव वाले का क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल वाक्य के हम बाहर रख देते हैं। तो यहां पर हमने विल सेल को क्या किया, बिल्कुल वाक्य के बाहर कर दिया। अब विल सेल को हमने बाहर निकाल दिया। विल सेल को बाहर निकालने के पश्चात जितना भी बचा हुआ स्ट्रक्चर में मटेरियल है, जितना भी वर्ड्स बचा हुआ है, सारे को हम उठाकर क्या करेंगे, इस विल या सेल के बाद एक एक करके रखते चले जाएंगे। तो आइए विल सेल हमने रख दिया। अब क्या बचा हुआ है, सब्जेक्ट बचा हुआ, सब्जेक्ट लिख दिया। यहां पर नॉट बचा हुआ, नॉट को ब्रैकेट में लिखेंगे। नॉट को ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे साथियों, इसलिए लिखेंगे क्योंकि अगर इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप आपका नेगेटिव सेंटेंस हुआ, अगर उस वाक्य में कहीं पर भी नहीं मिला तो हम नॉट का यूज करेंगे। और अगर नॉट नहीं, अगर कहीं वाक्य में नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता है तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इसे ब्रैकेट में ही छोड़ देंगे। इसलिए हम नॉट को ब्रैकेट में लिखते हैं। इसके पश्चात है आपका बी, हमने बी लिख लिया। इसके पश्चात आपको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो हम ये नोट कर लेते हैं। उसके पश्चात है आपका ऑब्जेक्ट और उसके पश्चात लास्ट में है अदर वर्ड्स। अब साथियों इसमें एक नई बात आपको जोड़नी पड़ेगी,
वो है आपका क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन हो जाएगा तो क्वेश्चन के लिए आपको लास्ट में क्या करना होगा, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। आपने अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाया, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने की ट्रिक क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नॉट लगा देना है, वो आपका नेगेटिव बन जाएगा, बाकी सारी चीजें अपने अपने स्थान पर रहेंगी। इसी के पश्चात नेगेटिव बना लिया तो नेगेटिव से इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब उठा करके बिल्कुल वाक्य के बाहर लाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखना पड़ेगा। उसके बाद बची हुई सारी चीजों को एक तरफ से हमको क्या करना है, नोट करते हुए चले जाना है। इसी के साथ साथियों अगर आपको इंटेरोगेटिव सेकंड बनाना है, यानी ऐसे सवाल जिनमें क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, जिनको रीजनल सेंटेंस कहा जाता है साथियों, ऐसे के लिए हम क्या करते हैं, उन क्वेश्चन वर्ड्स को ही सबसे पहले लिखते हैं। जब ऐसे सेंटेंस मिल जाए जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स सबसे पहले आपको लिखना पड़े, यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स आपको बीच में दिए हो, तो ऐसे सेंटेंस में आपको स्ट्रक्चर बनाते समय क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, और उसके पश्चात जो आपने इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप यहां पर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो सारे स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, यहां पर हम लिख देंगे। तो यहां पर हमने विल सेल लिख दिया, यानी शुरू से हम नोट करते हुए चले जाएं। विल सेल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसके पश्चात आपने ब्रैकेट में नॉट भी रख लिया, इसके पश्चात आपने बी भी लिख लिया, इसके पश्चात आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी लिख लिया, इसके पश्चात आपने ऑब्जेक्ट भी लिख लिया, और लास्ट में आपने अदर वर्ड्स लिख करके क्वेश्चन मार्क भी लगा देना है। तो इस प्रकार से साथियों अगर हम लोग अफर्मेटिव सीख लिए तो अफर्मेटिव से हम नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना सीख सकते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर बना लिया साथियों तो नेगेटिव के बाद हम इंटेरोगेटिव बना सकते हैं, और इंटेरोगेटिव फर्स्ट अगर बना लिया तो इंटेरोगेटिव सेकंड बना लिया। इंटेरोगेटिव फर्स्ट क्या है, ऐसा क्वेश्चन साथियों जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हो, उन्हें इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप कहते हैं। और ऐसे सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में देना संभव नहीं होता, बल्कि इसका जवाब देने के लिए आपको एक रीजन बताना पड़ता है, कारण बताना पड़ता है, तो साथियों ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप, या इन्हीं को रीजनल सेंटेंस बोलते हैं। और इन्हीं रीजनल सेंटेंस के जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है वो क्या किया, जो क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड होता है उसी क्वेश्चन वर्ड को हम बिल्कुल सबसे पहले लिखते हैं, और उसके पश्चात जो हमने इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाया हुआ था उसी को उसके पश्चात क्या करते हैं, एक एक करके हम लिखते चले जाते हैं। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद तब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेंटेंस की ओर। आप वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। आइए हम लोग एग्जाम्पल तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके पूरा इसको नोट कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर मैंने आप लोगों को करने के लिए एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। पहला सेंटेंस है, वे सब आज लखनऊ जा रहे होंगे, या इसी सेंटेंस को हम कह सकते हैं वे सब आज लखनऊ जाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, तुम कल नदी में नहीं तैरते रहोगे, या इसे इस प्रकार से भी कहा जा सकता है, तुम कल नदी में नहीं तैर रहे होगे, ऐसा भी कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्या रोहन परसों तुम्हारी मदद नहीं कर रहा होगा, या अगला क्वेश्चन है, अगले दिन अध्यापक तुम्हें क्या पढ़ा रहे होंगे। तो साथियों ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया है। फटाफट इसे रफ में नोट कीजिए और तुरंत आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका आपने आंसर क्या लिखा। तो चलिए हम आपका इंतजार करते हैं, 2 मिनट का समय देते हैं आपको। आप इसे फटाफट करिए और तुरंत कमेंट करके बताइए कि आपने कौन से सेंटेंस के लिए क्या स्ट्रक्चर यूज किया है और क्या आपने ट्रांसलेशन किया है। आप उसको हमें कमेंट करके तुरंत बताइए। तो चलिए साथियों आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसको करके आप तुरंत हमको कमेंट करके बताइए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप इसको करके तभी आप आगे बढ़िएगा, अन्यथा आप आगे मत बढ़िएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए साथियों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पहला सेंटेंस है, वे सब आज लखनऊ जा रहे होंगे। तो इस सेंटेंस में बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें आपको कोई स्ट्रक्चर यूज करना है तो वो है आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले आपको लिखना चाहिए सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है वे सब, तो हमने लिख दिया दे। अब दे के बाद आपको यूज करना विल या शैल। आप जानते हैं कि विल का जो यूज किया जाता है वो आपका आई और वी जो सब्जेक्ट होता है उसको छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, और सेल का प्रयोग किया जाता है आई और वी के साथ, केवल आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर आपको सब्जेक्ट दे दिया गया है, इसलिए आप यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, दे विल। अब उसी के साथ आपको स्ट्रक्चर बोलता है कि बी भी लगाओ, तो आपने बी भी लगा लिया। इसके बाद पश्चात आपको बोलता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो जा रहे होंगे, तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, जाने इंग्लिश होती है गो। तो यहां पर गो आपने कर लिया और उसके पश्चात आपने उसमें आईएनजी जोड़ दिया। तो दे विल बी गोइंग, कहां जा रहे होंगे, टू लखनऊ। लखनऊ को हम कैपिटल से लिखेंगे इसलिए क्योंकि लखनऊ स्थान एक नाउन है और इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, कैपिटल से ही लखनऊ लिखना होगा।
अगला सेंटेंस है साथियों, तुम कल नदी में नहीं तैरते रहोगे। तो साथियों इसमें क्या है, इसमें आपको नहीं दे दिया गया, बाकी कोई सवाल भी नहीं पूछा गया, तो ये सीधा सीधा क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस को करने के लिए हम तुरंत क्या कर लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट आपका है तुम, यू के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, यू विल। और इसी में आपको अगर नहीं दिया हुआ है तो उसके लिए क्या करेंगे, नॉट भी लगाएंगे, यू विल नॉट। और उसी के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर कहता है ये नॉट के बाद आपको बी भी लगाना पड़ेगा। तो यू विल नॉट बी, क्या नहीं कर रहे होगे, तैरना। तैरने इंग्लिश क्या होती है, स्विम। तो यहां पर स्विम हो गया। अब साथियों इस स्विम में क्या करेंगे हम लोग, आईएनजी लगाएंगे, तो यम को हम डबल कर देंगे, इसलिए क्योंकि यहां पर साथियों जो हम लास्ट में देखते हैं 3 वर्ड्स को, अगर 3 लेटर्स के बीच में एक कोई वॉवेल बैठा हुआ होता है तो आईएनजी लगाते समय हम उसमें क्या करते हैं, उसमें हम डबल कर देते हैं, लास्ट वाले जो लेटर होता है उसको हम डबल करते हैं। इसकी वीडियो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना रखी है, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वीडियो ओपन करेंगे तो उसमें पार्ट्स होंगे, उन पार्ट को आप फर्स्ट पार्ट को ओपन करके देखेंगे तो आपको आईएनजी लगाने का नियम सारा कुछ बता दिया है, वहां पे आप सीख सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा यू विल नॉट बी स्विमिंग। अब ये तो आपने कर लिया, यू विल नॉट बी स्विमिंग, तुम नहीं तैर रहोगे, कहां पर, नहीं तैर रहोगे नदी में, तो यहां पर आप कर देंगे इन द रिवर। तो ये सेंटेंस आपका हो जाता है कंप्लीट, यू विल नॉट बी स्विमिंग इन द रिवर, तुम नदी में नहीं तैर रहे होगे या नहीं तैरते रहोगे। अगला सेंटेंस है, क्या रोहन परसों तुम्हारी मदद नहीं कर रहा होगा। देखिए एक तो ये सेंटेंस शुरू हो रहा है क्या से, दूसरा इसमें नहीं भी है, तो अब ध्यान देंगे क्या इस सेंटेंस में जो क्या से शुरू हो रहा है इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं या नहीं। तो साथियों देखते हैं एक बार, क्या रोहन परसों तुम्हारी मदद नहीं कर रहा होगा। अब इसका जवाब या तो हम कहेंगे हाँ कर रहा होगा या बोलेंगे नहीं कर रहा होगा, तो इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। इसलिए इसके लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, इसके लिए स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। अब इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में आपको शुरू में क्या लिखना है, विल या शैल लिखना है। यहां पर हमारा सब्जेक्ट कौन है, रोहन, ये थर्ड पर्सन हो गया, आई और वी तो है नहीं, तो इसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, विल ही लगाना पड़ेगा। अगर यहां पर आई और वी होता यानी कि मैं या हम होता, हम लोग होता, तो उसके लिए क्या करते हैं हम यहां पर शैल लगाते, यहां पर विल लगाए क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, वो थर्ड पर्सन है, तो विल रोहन। अब आपने सब्जेक्ट लिख लिया, स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा साथियों कि सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लगाना होता है, ब्रैकेट में है। तो यहां पर ब्रैकेट का मतलब क्या है, ब्रैकेट का मतलब है अगर सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है तो नॉट को हम ब्रैकेट में से ओपन करेंगे और उसको यूज करेंगे, और अगर नहीं कहीं नहीं दिया हुआ है तो हम नॉट को ऐसे इग्नोर कर देंगे। तो यहां पर साथियों नहीं दिया हुआ, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट लगाना पड़ेगा। विल रोहन नॉट, अब आपको स्ट्रक्चर बोलता है बी लगाओ, विल रोहन नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोल रहा है, तो मदद करने का इंग्लिश होता है साथियों हेल्प। तो यहां पर हेल्प लिख लिया और इसी में आपने क्या किया, आईएनजी भी जोड़ लिया। तो विल रोहन नॉट बी हेल्पिंग, अभी मदद कर रहा होगा, किसकी मदद कर रहा होगा, तुम्हारी मदद, यानी यहां पर आपने क्या लिख लिया, यू। विल रोहन नॉट बी हेल्पिंग यू, क्या रोहन तुम्हारी मदद नहीं कर रहा होगा, कब, परसों। और फ्यूचर टेंस में परसों के लिए लिखते हैं साथियों द डे आफ्टर टुमारो, क्या लिखते हैं, द डे आफ्टर टुमारो। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस होता है कंप्लीट, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द डे आफ्टर टुमारो, परसों के लिए क्या, फ्यूचर टेंस अगर है, अगर फ्यूचर टेंस यानी वाक्य के अंत में गा गे गी आ रहा है तो उसमें अगर परसों लिखा है तो आपको क्या लगाना चाहिए, द डे आफ्टर टुमारो। और अगर यही परसों पास्ट टेंस के लिए हो जाएगा तो द डे बिफोर, और यहां पर टुमारो के लिए हम क्या कर देंगे, यस्टरडे कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा परसों द डे बिफोर यस्टरडे। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, विल रोहन नॉट बी हेल्पिंग यू द डे आफ्टर टुमारो, क्या रोहन परसों तुम्हारी मदद नहीं कर रहा होगा, ये आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा कंप्लीट। अगला सेंटेंस है, अगले दिन अध्यापक तुम्हें क्या पढ़ा रहे होंगे। तो साथियों यहां पर देखिए क्या आ गया, अब फिर से हम सवाल करके ये चेक कर लेते हैं कि क्या इस सवाल का जो जवाब है हम क्या इसका जवाब हाँ या ना में दे सकेंगे या नहीं। तो आइए एक बार पढ़ के देखते हैं, अगले दिन अध्यापक तुम्हें क्या पढ़ा रहे होंगे, हाँ पढ़ा रहे होंगे, या हम कह सकते हैं कि नहीं पढ़ा रहे होंगे। नहीं साथियों, हमको कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा, क्या क्या कुछ तो पढ़ा रहे होंगे, हिंदी इंग्लिश कुछ एक रीजन देना पड़ेगा, हाँ ये पढ़ा रहे होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए जब ऐसे कंडीशन आ जाए जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते, तो जो क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड है उसकी इंग्लिश हम क्या करते हैं, वाक्य के बिल्कुल शुरू में लिख लेते हैं। अब वाक्य के शुरू में लिख लिया, तब उसके पश्चात क्या करना है, इंटरोगेटिव फर्स्ट जब आपको अप्लाई करना है। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट में क्या होगा, विल या शैल आपको
आपको शुरू में मिलेगा। तो यहाँ पर विल या शैल में से मैंने विल लगाया क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, अध्यापक। तो यहाँ पर विल द टीचर, आपने अध्यापक थर्ड पर्सन है इसलिए क्या किया, यहाँ पर विल लगा दो। व्हाट विल द टीचर, अभी स्ट्रक्चर बोलता है बी लगाओ, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच, उसके बाद आपको उसमें लगाना आईएनजी। व्हाट विल द टीचर बी टीचिंग, किसे, तुम्हें, तुम्हें यानी कि यू, किस दिन, अगले दिन, द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए क्या होगा, अगले के लिए होता है नेक्स्ट और दिन के लिए हो जाएगा डे। तो व्हाट विल द टीचर बी टीचिंग यू द नेक्स्ट डे, अगले दिन अध्यापक तुम्हें क्या पढ़ा रहे होंगे या अध्यापक तुम्हें अगले दिन क्या पढ़ा रहे होंगे, दोनों बात एक ही है। तो चलिए साथियों इसे फटाफट आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, और अब आपको हम देते हैं घर से करने के लिए एक्सरसाइज। तो फटाफट इसे नोट करिए और आप एक्सरसाइज नोट करेंगे और उसको भी करके आप हमको कमेंट में जरूर बताएंगे, उसको आप ट्रांसलेट करेंगे और कमेंट करके अवश्य बताएंगे। तो चलिए इसको यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए और इसे तुरंत नोट कर लीजिए, आपको हम आगे एक्सरसाइज देते हैं। तो चलिए साथियों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, क्या तुम कल अपने भाई के साथ मेरे बागीचे में टहल रहे होगे, या इसी को कह सकते हैं टहलते रहोगे। अगला है, मैं कल तुम्हारे साथ डिनर कर रहा होऊंगा, या इसी को कह सकते हैं मैं कल तुम्हारे साथ डिनर करता रहूंगा या कर रहा हूंगा, ऐसा भी कह सकते हैं। अगला है, हम लोगों को तुम कल मिठाई क्यों खिला रहे होगे। तो इस प्रकार से साथियों हो जाएगा तुम आपका 3 सेंटेंस। अब 3 सेंटेंस को आप लोगों को क्या करना है, तुरंत यहां पर वीडियो को पॉज करना है, फटाफट आप लोग इसको ट्रांसलेट करिए। ट्रांसलेट करके साथियों आप इसे तुरंत कमेंट करके हमको बताएंगे। अब यहां पर आप कमेंट करके अगर हमको बता देंगे तो वीडियो पॉज करिए आप, और आगे हम आपको इसका आंसर दे देते हैं। आप आंसर से मिलान भी कर सकते हैं कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया। तो चलिए वीडियो को यहीं पे पॉज कर लीजिए और हम यहां पर आपको आंसर दे देते हैं। तो वीडियो पॉज कर लीजिए आप लोग। तो साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए इसका ट्रांसलेशन भी कर दिया है। फटाफट आप अपने आंसर से मिला लीजिए और देख लीजिए। पहला क्वेश्चन का जो था आंसर वो हो जाएगा, विल यू बी वॉकिंग इन माई गार्डन विद योर ब्रदर टुमारो। अगला सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा, आई शैल बी हैविंग डिनर। यहाँ पर साथियों हैविंग डिनर क्यों कर दिया, आप लोग ईटिंग भी कर सकते हैं, टेकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में टेकिंग और ईटिंग के लिए हम लगाते हैं हैव। तो यहां पर हमने हैविंग कर दिया। तो आई शैल बी हैविंग डिनर, मैं डिनर कर रहा हूंगा विद यू तुम्हारे साथ टुमारो यानी कि कल। अगला सेंटेंस है, हम लोगों को तुम कल मिठाई क्यों खिला रहे होगे। तो वाई विल यू बी फीडिंग अस, हम लोगों को स्वीट्स मिठाई टुमारो अगले दिन। अब साथियों इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग स्वीट्स पहले लिख लें और अस यहां पर बाद में लिखें। तो देखिए निर्जीव और सजीव सब्जेक्ट में यही फर्क होता है। अगर एक सेंटेंस में कोई सजीव और निर्जीव दोनों ही ऑब्जेक्ट आ जाएं तो दोनों ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक नियम है कि पहले हमको सजीव वाले को लिखना चाहिए यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए, और उसके पश्चात क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव वाला लिखना चाहिए। लेकिन अगर निर्जीव वाला आप गलती से लिख देते हैं पहले और इसको आप मान लीजिए नहीं लिखे हैं, तो अगर बाद में आपको अस लिखना है तो इसके पहले क्या करेंगे, आप टू लगा देंगे तो आपका सेंटेंस क्या होगा, सही हो जाएगा। तो यानी इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा, व्हाई विल यू बी फीडिंग स्वीट्स टू अस टुमारो, तो इस प्रकार से भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहां पर साथियों होता आपका ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्लास खत्म। अब आपसे उम्मीद करते हैं साथियों कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखे होंगे। आप लोग ग्रामर की किताब ले लीजिए, उसमें एक्सरसाइज आपको मिल जाएगा ढेर सारा, आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व करते रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, नहीं आता, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, या अगर आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन पूछना होगा तो आप कहेंगे तो आपको हम व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर देंगे, आप जहां हमसे क्वेश्चन करके अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए साथियों यहाँ पर वीडियो करते हैं समाप्त, लेकिन समाप्त करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, सारे स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। ज्ञान बांटते रहिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।